हाँ जी बच्चों, लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों म्यूचुअल फंड। मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ म्यूचुअल फंड कर रहा हूं। तो बच्चों म्यूचुअल फंड, लेट अस डू दिस। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये म्यूचुअल फंड है क्या, तो कुछ आपको याद आता होगा, राइट? आपको क्या याद आता है कि जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है या कभी भी म्यूचुअल फंड सुनने को मिलता है, चाहे एफएम रेडियो में मिले, चाहे वो टीवी में मिले, या फिर कोई कॉल आए, तो लास्ट में एक सेंटेंस जरूर बोला जाता है, क्या? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू market risk. Please read the offer document carefully before investing. So this is all about the investment, right? It is all about the investment. तो ये investment के बारे में बात कर कैसे रहे हैं? Let us talk about, right? तो इस investment के बारे में कैसे बात हो रही है, समझेगा। देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपके पास सपोज 1 लाख रुपए हैं। मैंने कहा कि आपके पापा ने आपको कहा कि बेटा तू फाइनेंस एडवाइजर बन रहा है, राइट? चलो ये ले, मेरे से सबसे पहले मुझसे शुरुआत कर, ये ले 1 लाख रुपए और अब आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके दिखाओ, राइट? आपने कहा अच्छा ठीक है पापा, मैं ले लेता हूं 1 लाख रुपए। तो पापा ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए। अब जैसे ही पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो आपने सोचा इस पैसे को मैं कहां इन्वेस्ट करूं? फिक्स डिपॉजिट में? नहीं, 8% मिलेगा, राइट? इसके अलावा आपने सोचा डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में? नहीं, 9% मिलेगा। एनपीएस में तो बहुत लंबे समय के बाद पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, राइट? अच्छा, और कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो आपने कहा ठीक है सर, शेयर मार्केट में। कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में। बट सर बहुत लोगों के साथ एक शेयर मार्केट में बहुत बड़ी एक इशू है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कैपिटल मार्केट है, राइट? इस कैपिटल मार्केट में यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, राइट? यहां पर ये डिसीजन लेना शेयर बेस्ट है और कौन सी कंपनी का शेयर बेस्ट नहीं है, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट? और यकीन मानो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई पर्सन 2 साल एक्सपीरियंस रखता है, कोई पर्सन 5 साल रखता है, कोई 20 साल रखता है, कोई 50 साल से इस इंडस्ट्री में है, उसको एक्सपीरियंस एक ही आता है, सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस उसे मिलता है, और वो ये मिलता है कि कैपिटल स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, कब कौन सी वैल्यू कहां चले जाए। यकीन मानो एक्चुअली ऐसा है, राइट? कि एक्चुअल में इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द मार्केट, राइट? जब भी मार्केट के अंदर ये न्यूज होती है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो उसी समय वो डाउन चली जाती है, और जब उम्मीद होती है कि डाउन जाने वाली है, तो मार्केट ऊपर चली जाती है। आप कहोगे नहीं सर, बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर आते रहते हैं, अपने एडवाइस देते हैं, बताते हैं कि कौन सा शेयर कहां पर जाने वाला है, तो हमें मालूम चल सकता है टीवी चैनल से। बट सर अगर आप सीएनबीसी आवाज सीएनबीसी लगाएंगे, तो आपको एक एडवाइजर बता रहा होगा कि शेयर मार्केट अब जाने वाली है। और अगर आप न्यूज चैनल चेंज करेंगे, एनडीटीवी प्रॉफिट दिखाएंगे, तो वहां पर ये बता रहा होगा एक्सपर्ट कि मार्केट डाउन जाने वाली है। अगर आप एटी लगाएंगे, एटी न्यूज चैनल, तो वहां पर वो बताएगा नहीं, मार्केट जो है वो यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली। तो सभी के सभी एक्सपर्ट हैं और सभी के सभी 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस रख रहे होंगे और अपने अपने व्यूज दे सकते हैं, व्यूज देते हैं, बोलने का सभी को अधिकार है। बट सर एक्चुअल में क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं होता, राइट? तो एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा समझिएगा। मैंने कहा पापा ने आपको पैसे दिए, ऐसे ही पापा ने एक पर्सन को पैसे दिए, मतलब मेरे कजन ने कहा मुझे कि मेरे बिहाफ पर ना आप शेयर परचेज कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको शेयर, आपने जो कहा मैं कर लेता हूँ, राइट? क्योंकि शेयर्स को खरीदने के लिए क्या करना होता है? डीमैट अकाउंट खोलना होता है। तो कजन के पास डीमैट अकाउंट नहीं था, उसने कहा मुझे कि आप मेरे बिहाफ पर शेयर्स खरीद लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए लेके अपने अकाउंट के अंदर डाल दिया, राइट? अब इसके बाद उसने बोला कि अभी कुछ मत खरीदना, मैं आपको जब बताऊंगा तब खरीदना, जो बताऊंगा वो खरीद लेना। मैंने कहा ठीक है, जो आप बताओगे वो खरीदते रहेंगे। सबसे पहले देखो, आपको भी अगर शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज करनी है, राइट, तो सबसे पहले क्या करोगे? शेयर खरीद लोगे। मैंने आपको एडवाइस दी, मैंने कहा जाओ रिलायंस खरीद लो, राइट? मैंने किसी को एडवाइस दी, मैंने कहा रिलायंस खरीद लो, राइट? उसने कहा अच्छा रिलायंस खरीदना है, ठीक है। उसने क्या किया, सबसे पहले रिलायंस में ये देखा कि रिलायंस का पास्ट ट्रेंड क्या है। क्या देखा? पास्ट ट्रेंड क्या है। उसने देखा पास्ट ट्रेंड में जो रिलायंस है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। उसने कहा अच्छा, अब उसको क्या हो गया? डाउट हो गया या नहीं हो गया? यस, रिलायंस शेयर क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। अब डाउट हो गया, अच्छा ये मेरे पैसे
बर्बाद करना चाहता है, ठीक है, वो उसके बावजूद भी उसने, क्योंकि मैंने एडवाइस दी है, उसको ये रहेगा कि यस चलो इनकी एडवाइस को पहले फॉलो, परचेज तो नहीं करते शेयर, पहले वॉच करते, पहले क्या करते हैं, वॉच करते हैं। अब वो वॉच कर रहा है, वॉच कैसे कर रहा है, वॉच कैसे कर रहा है, डिफरेंट डेज पर वो वॉच कर रहा है इस शेयर को। डे वन को उसने देखा, आज के डेट में रिलायंस का शेयर जो है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 700, 800, 900, 1000 एंड 1100, 1200, 1300, 1400 एंड सो ऑन, और भी हो सकता है, राइट। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ इस शेयर को पहले वॉच कर रहा है, अभी खरीद नहीं रहा, पहले तो वो वॉच कर रहा है। अब वॉच करते हुए उसने देखा कि डे वन में ये जो शेयर है वो 900 रुपए के आसपास है, राइट। अब 900 रुपए के आसपास शेयर है, बताओ खरीद लेगा या नहीं, नहीं, क्योंकि उसको क्या लगेगा, 900 रुपए का शेयर बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है, राइट। अगर शेयर बताना होता तो इस बंदे को मुझे कोई सस्ता शेयर बताना होता है ना। तो 900 उसने वॉच किया कि डे टू पे ये शेयर जो है वो 950 पे आ गया, कितने पे आ गया, 950 पे, राइट। उसे क्या लगेगा, अच्छा है बुरा है, अच्छा है, अच्छा यार बंदे ने सही एडवाइस किया है। आप बताओ, अगर आपको कहा जाता है कि इस शेयर को परचेज कर लो, 900 शेयर अगले दिन आपने 950 में देखा, तो आपको क्या लगेगा, एडवाइजिंग कैसी है, बहुत अच्छी एडवाइजिंग है, राइट। अच्छा उसके बाद खरीद लोगे, नहीं खरीदोगे। अभी तो क्या करना है, वॉच करना है, अभी तो और वॉच करना है। तो वॉच किया कि अगले दिन शेयर का प्राइस क्या है, और अगले दिन पता चला कि जो शेयर का प्राइस है ये बन गया है 1050, राइट। अब खरीद लोगे, नहीं, रिग्रेट आएगा, राइट। कहा गया है मार्केट इज द मार्केट ऑफ रिग्रेट, हमें रिग्रेट इस मार्केट में ज्यादा होता है आप बजाय कि एंजॉय के, राइट। अब हमें किस चीज का रिग्रेट होगा, काश मैंने चंद्र सर की बात मानी होती, राइट। अब इस चीज का रिग्रेट होगा, काश मानी होती। अब खरीद लोगे, शेयर ऑलरेडी बढ़ चुका है, नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे, अब हम वेट करेंगे, जब भी ये शेयर 950 पे आएगा तो इसको खरीद लेंगे, राइट। अब अगले दिन फिर से वॉच किया, तो ये बन गया 1100 रुपए, कितना हो गया, 1100। अब खरीद लोगे, हिम्मत है अभी, नहीं है, क्यों नहीं है, यस ऑलरेडी बढ़ चुका है। सर ने 950 पे 900 पे सजेस्ट किया था, तो 900 के आसपास या 950 पे आ जाएगा तो भी खरीद लेंगे, राइट। अगले दिन सपोज करो ये पहुंच गया 1200, अब खरीद लोगे, अभी भी नहीं खरीदोगे, राइट। अच्छा ये शेयर और आगे बढ़ गया, 1300 पे आ गया, 1400 का आ गया, 1400, अब खरीद लोगे, राइट। आपने मुझसे पूछा, दोबारा आए, सर आपने एक बहुत अच्छा सा शेयर हमें सजेस्ट किया था, राइट। तो मैंने खरीदा तो नहीं, बट मैं आपसे फिर से एडवाइस लेना चाहता हूं कि क्या इस शेयर को खरीद सकते हैं। मैंने कहा देख भाई मैंने एडवाइस दे दिया था, अब आपके अपने ऊपर है, राइट। तो आपने अगले दिन जाके इसको खरीद लिया, राइट। अच्छा इसके अलावा ना मार्केट में टारगेट्स चलते हैं, और फिर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, राइट। एक टीवी चैनल पर आपको इस शेयर का टारगेट दिख रहा होगा 2000, जब ये 1400 का होगा तो क्या दिख रहा होगा, 2000। ऑलरेडी आपके मन में इस शेयर को लेके जो भावना है, जो अंदर चल रहा है, वो पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, राइट। अब टीवी चैनल पे एक एडवाइजर ने आपको बोला हुआ है कि इस शेयर का टारगेट 2000 का है। दूसरा एडवाइजर बोलता है नहीं, इसका अब जो टारगेट है, अगला टारगेट वो 1200 रुपए का है, राइट। अब किसकी बात आपको अच्छी लग रही है, 2000 वाले की या 1200 वाले की, 2000 वाले की, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर क्या है, एक पॉजिटिवनेस कि यार शेयर तो बहुत अच्छा है, राइट। अब पॉजिटिवनेस है, अब 2000, अब फिर से आपने दूसरा चैनल लगाया, उसने भी सपोज 2000 बोल दिया, फिर आपने इंटरनेट पे देखा, जहां 1200 लिखा हुआ था वो उसको आप क्या करते गए, इग्नोर वो आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप पॉजिटिव हो, राइट, ऑलरेडी पॉजिटिव हो। तो अब आपने 1400 रुपए में इस शेयर में एंट्री कर ली, राइट, और टारगेट क्या है, 2000। अब आपने यहां पर 50 शेयर खरीद लिए, और 50 शेयर का मतलब हुआ कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए, 70,000,
70,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब जैसे ही 70,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, अगले दिन ये शेयर 1450 का हो गया। हाँ जी, गुड और बैड? गुड। गुड। क्या कहते हो, बेच दोगे? नहीं। अब मैंने ही आपको एडवाइस दिया, फोन करके बोला कि भैया अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है तो बेच दो। मैंने ही बोला आपको, रिकमेंड जिसने किया था उसने ही आपको बोला कि अगर खरीदा हुआ है तो बेच दो, राइट। बेच दोगे? नहीं। टारगेट क्या है? 2000 का, राइट। और अगर मान लो ये 1500 का हो गया, अगले दिन 1500 का भी हो गया, अब बेच दोगे क्या? क्योंकि अभी भी आपके मन में जो टारगेट है वो क्या है? 2000, राइट। अब अगले दिन ये शेयर 1300 का हो गया, राइट। जो मैं पूछ रहा हूं, यकीन मानो यही वो रीजन है जिस कारण से लॉसेस 90% लोगों को होते। अब 90% लोग जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनसे पूछ के देखो कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो 90% लोग ये बोलेंगे लॉस हो रहा है, राइट। अच्छा, 1300 पर शेयर आ गया है, राइट। अब आपने फिर से या मैंने आपको कॉल करके दोबारा बोला कि अगर आपके पास है तो बेच दो। कितने में खरीदा हुआ आपने? हाँ जी। कितने पॉजिटिव हो? नेगेटिव हो? नहीं, नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि आपने तो इसको खुद ही 1400 1500 में देखा हुआ है। नेगेटिव नहीं हो, राइट। अब नेगेटिव नहीं हो तो क्या करोगे? नहीं, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। और न्यूज चैनल देखोगे, फिर से कुछ लोग होंगे कि 1200 का टारगेट दे रहे होंगे, फिर कुछ लोग अभी भी 2000 का 2500 का भी टारगेट दे रहे होंगे, राइट। तो किसकी बात को अच्छा लगेगा आपको? अब तो परचेज किया हुआ है ना, तो अब तो परचेज किया हुआ है। शेयर 1200 का हो गया, शेयर 800 का हो गया। अच्छा, 800 का हो गया, अब बेच दोगे? नहीं। अब क्या कहोगे? दिस इज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दिस इज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने बेचने के लिए तो लिया ही नहीं, मैं तो इसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता हूं, राइट। दिस इज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब आपके मन में यह रहेगा कि किसी भी तरह से मैं इस शेयर को भूल जाऊं। किसी भी तरह से इस शेयर को भूल जाऊं, ये मेरे लिए कोई नहीं रेलिवेंट रखता, राइट। अब ये 800 रुपए का हो गया है, 1400 का खरीदा था, 600 रुपए पर शेयर, और 50 शेयर्स का मतलब हुआ 30,000 रुपए का नुकसान, राइट। पर ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म, ये नुकसान तो तब होगा जब बेचूंगा। दिस इज अनरियलाइज लॉस। तो अनरियलाइज लॉस तो तब होगा जब मैं बेचूंगा। आई विल नॉट सेल इट, राइट। तो बच्चों, यहां पर क्या प्रॉब्लम है? टाइमिंग्स की। क्या प्रॉब्लम है? टाइमिंग्स की। यहां पर खरीदना, यहां पर बेचना, फिर यहां खरीदना, यहां पर बेचना, ये तो चल सकता था। यहां पर आने के बाद इस शेयर को शॉर्ट करना, शॉर्ट मतलब पहले बेचना, राइट, और फिर यहां पर आके फिर बाय करना, राइट। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजीज। पर नाउ द क्वेश्चन इज कि 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको कैपिटल मार्केट में करनी है, पर इस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये पूरे रोज के रोज ये माइंड आपका लगाना पॉसिबल है कि डे 1 पर 900 का प्राइस है, फिर 950 का है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? और यकीन मानो, एक बार 1 लाख रुपए लगा के देखो कैपिटल मार्केट के अंदर, राइट। आपकी रातों की नींद नहीं खत्म हो गई तो मुझे बताना। आपका रोज का रोज, आपका डेली जो आपका मेन काम होगा वो ये होगा कि प्राइस चेक करें कि प्राइस क्या हो गया, राइट। तो यही होता है, ये लोग ऐसे ही हैं। इनसे आप 3:30 बजे से पहले कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। 3:30 बजे तक मार्केट चलती है, राइट। तो क्या वाकई में, अच्छा, उसके अलावा आपने जो अपने पैसे हैं 1 लाख में से 70,000 रुपए तो रिलायंस कंपनी में लगा दिए, राइट। पर क्या आपको अपने सारे के सारे पैसे सिर्फ एक ही कंपनी में लगा देनी चाहिए? नहीं, राइट। हमें इस पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाना चाहिए कि अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हो भी गया तो कम से कम दूसरी कंपनी मुझे उसे प्रोटेक्ट कर ले, रिकवर कर ले, राइट। तो ओवरऑल रिटर्न हमें चाहिए 15%। और यकीन मानो 15%, 16% रिटर्न बहुत होती है। हमने अभी देखा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, 15%, 16% रिटर्न बहुत होती है कमाने के लिए,
राइट। बट लोग क्या क्या चाहते हैं? डबल। इंडियन इन्वेस्टर को 15% 16% समझ में ही नहीं आता। इंडियन इन्वेस्टर को 15-16% नहीं समझ में आता। उनको क्या समझ में आता है? डबल। कि भाई मुझे ये बता, मैंने तुझे पैसे दे दिए, शेयर मार्केट में लगा दिए, तो ये डबल कब हो जाएंगे? उनको चाहिए 1 साल में डबल। अब बच्चों 1 साल में डबल मतलब 100% रिटर्न। 100% रिटर्न मतलब कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी बहुत हाई चला गया है। और रिस्क का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस आप लेना चाहते हैं तो लॉसेस भी हो सकते हैं, राइट। तो बच्चों नाउ द क्वेश्चन इज कि जब बहुत सारे लोग इस तरह से कैपिटल मार्केट में अपने लॉसेस अर्न करेंगे तो क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट बेकार है ना। अपने पापा से, अपने मम्मी से, अपने पड़ोसियों से या किसी भी पर्सन से अगर आप पूछोगे कि कैपिटल मार्केट के बारे में क्या ख्याल है, वो क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट बेकार है। इससे बेकार तो कुछ नहीं है, तू जिंदगी में सब कुछ करियो, बस इस कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट मत करियो। वो बस यही बोलेंगे। अब आपको 10 लोग जब यही गाइड करेंगे तो आप क्या कहोगे? यस। बट से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको 16% की रिटर्न नहीं मिलेगी, 15% की रिटर्न नहीं मिलेगी। और 15% की रिटर्न इक्विटी मार्केट के अलावा कोई नहीं दे सकता। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, आप कुछ भी लेके रख लो अपने पास, 15% रिटर्न। आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर लो, आप कोई फ्लैट ले लो, वो फ्लैट भी 15% की रफ्तार से आज के टाइम से आगे बढ़ता रहे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो समय था, एक समय था जब फ्लैट्स में मतलब रियल एस्टेट ने बहुत अच्छी रिटर्न दी थी, बट आज के समय में फ्लैट्स मतलब रियल एस्टेट ऐसी रिटर्न दे दे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो मतलब इक्विटी में तो जाना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हमारी अपनी नीड हो गई कि हमें जाना चाहिए, पर हम जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाना चाहेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है, ये मैंने आपको जो बताया ये हाइपोथेटिकल है या एक्चुअल है? रियल है, एक्चुअल है, पूरा एक्चुअल है सर, राइट। जितने भी लोग हैं मार्केट में ट्रेंड को देख के शेयर्स खरीदे जाते हैं। जितने भी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, वो न्यूज को पढ़ के करते हैं, राइट। पर न्यूज में जो आता है वो पहले से ही डिस्काउंट हो चुका होता है, राइट। बहुत कम कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जिसको डिस्काउंट नहीं होता है, डिस आने के बाद डिस्काउंट होता है। जनरली डिस्काउंट हो चुकी होती हैं बातें, तो उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, ये जनरली 90% वो लोगों की कहानी है जो लोग इस कैपिटल मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, पर आपको 90% के लोगों में नहीं आना, राइट। मैं आपको उन 10% के हिस्से में लाना चाहता हूं जो कि लॉस नहीं लेंगे, जो कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, राइट। हाँ जी सर, क्वेश्चन प्लीज। सॉरी फिर से बताओ, फिर से। अच्छा, ये जो प्राइस है ये पर सेकंड चेंज नहीं होता है, ये 1 सेकंड के 200 टुकड़े कर दो तो हर टुकड़े में चेंज होता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, राइट। और डिमांड एंड सप्लाई ये मार्केट प्राइस डिसाइड करती है, तो डिमांड एंड सप्लाई जैसे चेंज हो जाती है वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाता है। आई विल शो यू, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग 10% हिस्से में आना चाहते हैं, तो 10% के हिस्से में आने के लिए हमें क्या करना होगा और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है? इक्विटी में। मतलब इन्वेस्टर की नीड तो है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, राइट। पर इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि एक्चुअल में कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचो ना, अपने घर में देखो, आपके पैसे जो अगर मम्मी पापा बचाते हैं तो कहां बचाते हैं? या तो वो कमेटियां डाल डाल के बचाते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसी कमेटी निकलने वाली होती है दिमाग में पहले से ही होता है कि वो खर्चा कहां होगा। इन्वेस्टमेंट कहां हुई? इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जो लंबे समय के लिए आपके अकाउंट में रहे, राइट। जो लंबे समय के लिए आपको एक बड़ी सी वैल्यू क्रिएट करके दे, जो आपको और रिटर्न अर्न करके दे, राइट। उसके अलावा बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो वहां पर आपको 6%, 7%, 8% मिलता है। और जब वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक वाला उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है और वो वहां से 12%, 14% कमाता है। तो 14% उसने कमाया, 8% आपको दिया, 6% बैंक ले गया। और हमने तो बैंक के शेयर्स ले लिए और हमारे पैसे बढ़ गए। एक्चुअल में तो आपने जब बैंक में पैसे जमा किए सेविंग अकाउंट के अंदर, उससे हमें बेनिफिट है, राइट। पर बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो कम बैक टू दिस म्यूचुअल फंड्स, राइट।
अब देखो इन्वेस्टर की नीड है, इन्वेस्टर की नीड है, राइट। अच्छा, क्या वाकई में कैपिटल मार्केट की नीड है? अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, क्या कैपिटल मार्केट की नीड है कि छोटा छोटा जो इन्वेस्टर है वो कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करे? कोई 2000, कोई 500 रुपए, कोई 2000 रुपए, कोई 1000 रुपए, क्या कैपिटल मार्केट की ऐसी कोई नीड है? यस, कैपिटल मार्केट की भी नीड है, राइट। कैपिटल मार्केट में जो आज के टाइम में पैसा इन्वेस्टेड है वो कहां से इन्वेस्टेड है? दो मेन सोर्सेस पर, एक तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और दूसरा DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये DII जो है ये वही हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये DII मतलब होम इन्वेस्टर जो कि बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इसके अलावा PMS सर्विसेज भी बहुत सारे लोग देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये लोग भी इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ईयर 2015 से पहले हमेशा ये होता था कि DII के पास बहुत सारा फंड्स नहीं होता था, राइट। DII के पास बहुत सारा फंड्स नहीं होता था, ज्यादातर फंड्स जो होता था वो कहां से आता था? FII से, राइट। और जब भी FII पैसा कैपिटल मार्केट से विड्रॉ करती थी या अपनी कंट्री में वापस ले जाती थी, तो ऑब्वियसली जो कैपिटल मार्केट है वो क्या हो जाती थी? डाउन। इन द ईयर 2008 जब FIIs ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, यकीन मानो सेंसेक्स जो है सेंसेक्स 8000 पे आ गया, 22,000 इसका टॉप हुआ करता था। तो 22,000 के टॉप से डाउन होता हुआ FIIs के विड्रॉ करने के बाद कितना आ गया? 8,000, राइट। क्योंकि FIIs ने इस मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लिया था, राइट। उसके बाद FIIs वापिस आए जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली थी, राइट। उसके बाद मार्केट फिर वापस आया और वापस आने के बाद वापस 22,000 को टच किया, और 22,000 टच क्यों, ये और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद आज के टाइम में ये 26,000 के आसपास पहुंच चुका है, राइट। हालांकि टॉप टच कर चुका है 30,000, 31,000, पर 31,000 को टच करने के बाद फिर डाउन होता गया, फिर FIIs विड्रॉ करने लगी। जब GST बिल पास नहीं हुआ तो FIIs ने फिर से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, पर 31,000 का जो सेंसेक्स है वो डाउन होके मिनिमम टू मिनिमम कितना आया? 26,000। अब आप कहोगे सर पहले तो वो 8,000 पे पहुंच गया था, पर सर इस ड्यूरेशन के अंदर एक चीज नहीं हुई कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास भी, DII के पास भी फंड्स बढ़ गया, राइट। और जब FIIs पैसा इंडियन मार्केट से विड्रॉ करने लगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे, क्योंकि इनके पास भी, और इनके पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से, आपसे, मुझसे, इस तरह से लोगों के पास से, राइट। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने मार्केट में परचेजिंग की और सेंसेक्स को 25,000, 26,000 से डाउन नहीं होने दिया, राइट। तो मतलब मार्केट में जो है अभी भी एक लेवल मेंटेन्ड है, लोगों का पैसा बहुत ज्यादा डूबा नहीं है, राइट। और FIIs दोबारा से अब आने लगी हैं, और आने लगी हैं तो ये 26,000 की वैल्यू अब 27,000 भी हो गई है, और बिल्कुल उम्मीद है कि कुछ सालों के अंदर ये 27,000 बहुत ही जल्दी 50,000 हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि 2022 तक ये हो सकता है कि सेंसेक्स 1 लाख के आसपास पहुंच जाए। तो सर जब तक छोटे छोटे लोग जो हैं अपने पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, राइट, तब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं आएगा, तो कैपिटल मार्केट में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो जितना भी मलाई और खीर होता है वो कौन लोग लेते जाएंगे? FIIs, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि मार्केट बाहर से आते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और वापस विड्रॉ करके चले जाते हैं, राइट। तो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वर्क कैसे करते हैं? दैट इज बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, राइट। मतलब हमारे म्यूचुअल फंड जो हैं ये वर्क कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर पहले आपको मैं नीड बता रहा हूं कि जो नीड एक छोटे से इंडिविजुअल इन्वेस्टर की है वो नीड कैपिटल मार्केट की भी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की क्या नीड है? 15%, 16% प्रॉफिट कमाना, राइट। और कैपिटल मार्केट की नीड है फंड्स की।
कैपिटल मार्केट चाहता है कि छोटे पार्टी लोग हैं वो पब्लिक जो है इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि इंडियन कैपिटल मार्केट को एक फंड का सपोर्ट मिले, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि फिर से वही बात, अगर पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या नुकसान होता है? डाउनफॉल का, है ना। हम जब हम खुद खरीदने जाते हैं तो किस चीज की टाइमिंग को हम नहीं समझ पाते, राइट। अच्छा, कई सारी चीजें हैं। नंबर वन सबसे पहले तो नॉलेज की कमी है, कौन से शेयर को खरीदें और कौन से शेयर को बेचें। नंबर 2, किस टाइमिंग में खरीदें और किस टाइमिंग में बेचें, राइट। और नंबर 4, हम लोग इमोशनल अटैच्ड हैं, राइट। एक प्रोफेशनल थिंकिंग से नहीं, अपनी एक नॉर्मल थिंकिंग से। कैसी अटैचमेंट है कि पहले हम पास्ट ट्रेंड को देखते हैं, फंडामेंटल्स पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, टेक्निकल पर हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो, स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है फंडामेंटल एनालिसिस कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट पास्ट ईयर्स में बढ़ता जा रहा है या नहीं, और आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। तो मार्केट के अंदर दो एनालिसिस होते हैं। नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग पास्ट ट्रेंड को देखते हैं, ग्रोथ को देखते हैं, और ये एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले समय में क्या ग्रोथ रह सकती है इस कंपनी की, ठीक है। ये तो हो गया फंडामेंटल। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कि शेयर मार्केट में इस वाले शेयर का जो प्राइस है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, वॉल्यूम क्या है। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ट्रेंड देखते हैं। तो ये 2 बेसिस पे होते हैं। बट सर, हमें अपना अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या 5,000 रुपए महीने का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए हम अपना पूरा का पूरा काम नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप उस जॉब को नहीं छोड़ सकते कि अपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए पूरी जॉब ही छोड़ दो, राइट। आप ये चाहते हो कि पैसा कोई हमारे बिहाफ पर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दे और हमारे बिहाफ पर जो है इस पैसे को टाइम टू टाइम परचेज भी करे और शेयर्स बेच भी दे, और हमें अगर डिविडेंड मिल सकता है तो डिविडेंड भी मिलता रहे, राइट। सो यहां पर फॉर्मेशन हुई है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की। यहां पर क्या शुरू हुए हैं? म्यूचुअल फंड्स। मैंने आपको बताया इन द ईयर 1963 यूटीआई इज द मेजर म्यूचुअल फंड, राइट, इज द ओनली म्यूचुअल फंड एक्चुअली, राइट। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए, राइट। और इन द ईयर 1993 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया। ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं सब लोगों ने म्यूचुअल फंड हाउसेज ओपन किए हुए हैं, राइट। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस तरह से टाइम टू टाइम ग्रो कर रही है। अब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता क्या है? इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता क्या है? सुनिएगा, समझेगा। देखो, होता क्या है कि एक सबसे पहले होता है एक स्पॉन्सर। क्या बोला मैंने? स्पॉन्सर। मैंने कहा सपोज करो HDFC इज द स्पॉन्सर, राइट। स्पॉन्सर एक ऐसी कंपनी है, ऐसा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। तो उसने म्यूचुअल फंड हाउस बनाने की सोची। तो बनाने के बाद ये जो है सबसे पहले फॉर्म करता है ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड। ट्रस्टीज का काम है, ट्रस्टीज का क्या काम है? ट्रस्ट का काम है कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउस बनने जा रहा है, ये ट्रस्टीज उसके सभी के सभी लीगल एक्टिविटीज को, सभी के सभी ट्रांजेक्शन्स को वॉच करें। क्या करें? सिर्फ वॉच, ठीक है। इसके अलावा इस स्पॉन्सर को एक बनानी पड़ती है AMC। AMC बोले तो असेट मैनेजमेंट कंपनी। आई रिपीट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसको असेट मैनेजमेंट कंपनी बनानी होती है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मेन काम होता है कि मार्केट के अंदर ये तय करना कि कौन से शेयर्स को खरीदना है और कौन से शेयर्स को बेचना है। गॉट इट? अब नाउ द थिंग इज कि ये तो काम तब करेगी जब पैसा आएगा, राइट। तो पैसा कहां से आएगा? पब्लिक से। तो पब्लिक जो है इस म्यूचुअल फंड हाउस में पार्टिसिपेट करती है, राइट। और एक फॉर्म किया जाता है ट्रांसफर एजेंट्स। और इसके बाद एक और है, दैट इज कस्टडियन, राइट। ट्रांसफर एजेंट्स का काम है कि जब पब्लिक इस फंड में इन्वेस्ट करेगी, अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगी,
बच्चों कोई भी बंदा 500 रुपए से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता है, जस्ट ₹500। किसने 500 इन्वेस्ट किए, किसने 1000 इन्वेस्ट किए, किसने 10,000 इन्वेस्ट किए, किसने 2 लाख इन्वेस्ट किए, किसने 3 लाख, किसने 5 लाख एंड सो ऑन। तो इस तरह से ट्रांसफर एजेंट इनसे पैसे लेकर इनको इसके बदले में अकाउंटिंग इशू करते हैं। अकाउंटिंग मतलब एक रिसिप्ट इशू करते हैं जहां पे लिखा होता है कि किस पर्सन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और इसकी अकाउंटिंग क्या है, राइट। जनरली होता ही है कि जब भी म्यूचुअल फंड हाउस फॉर्म होता है और कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो पूरे के पूरे फंड्स को ना एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है। सबसे छोटा जो हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं 1 यूनिट, राइट। और एक जो यूनिट होती है उसका जो बेस वैल्यू होती है दैट इज ₹10। एक हिस्से की जो बेसिक वैल्यू होती है वो कितने रुपीस होती है, 10। सो अगर मैं पूछूं कि यूनिट क्या है, यूनिट इज द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड हाउस एंड दैट वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट इज ₹10। इसको आप फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको आप फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा किसी पर्सन ने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, राइट। तो उसको बताया जाता है कि आपने जो 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हम आपको इसके बदले में कितने यूनिट्स इशू करेंगे, 50। अगर किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 10 रुपए के हिसाब से इनको कितनी यूनिट्स इशू कर दी जाएंगी, 5 लाख रुपए, 10 रुपए का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि कितनी यूनिट्स हो गई, 50,000। तो हर पर्सन को एक स्टेटमेंट इशू की जाती है जहां पे ये बताया जाता है कि कितनी वैल्यू से आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको कितने नंबर्स ऑफ यूनिट्स इशू किए। अगर ये बिल्कुल नया फंड है तो यहां पर बेसिक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 10 रुपए के हिसाब से यूनिट्स इशू की जाएंगी और इनको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएंगी और ट्रांसफर एजेंट इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा कहां पर, कस्टडियन के पास। ये पैसे को कहां दे देगा, कस्टडियन। अब कस्टडियन के पास बहुत मतलब फंड्स रखे हुए हैं, सपोज करो यहां पर 100 करोड़ रुपीस इसके पास आ गया, राइट। कस्टर्ड ने पैसा रखा, अब इस कस्टर्ड ने किसको बता दिया, एएमसी को, राइट। अब एएमसी को पता चल गया कि हाँ हमारे पास पैसे हैं, तो अब एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी हैं। यहां पर क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का काम यह है कि ये पता लगाना, ये रिसर्च करना कि कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट से पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये लोग फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ये अंदाजा लगाते रहते हैं कि कैपिटल मार्केट में कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब पैसा विड्रॉ करना चाहिए। तो ये लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवाइस करते हैं और एडवाइस करने के बाद पैसा जो है कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, यस प्लीज, कहां इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट। इसको आप कैपिटल मार्केट बोल दो या फिर आप इसको शेयर मार्केट बोल दो। जो भी ये इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एज पर द स्कीम की जाती है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एज पर द स्कीम की जाती है। स्कीम मतलब देखो समझिएगा, आप मेनली जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो एएमसी इन्वेस्ट कर रहा है वो किसका है, पैसा किसका है, पब्लिक का, राइट। अब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट का पैसा है। अब मुझे बताओ, मैं आपको कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आपको वैसे म्यूचुअल फंड तो ठीक है, एक कॉमन फंड है, वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे, पर ये पैसा जाएगा कहां पर। अब मैंने कहा शेयर मार्केट में जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर शेयर मार्केट में तो जाएगा, पर शेयर मार्केट तो बहुत बड़ी है। शेयर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, रियल एस्टेट भी है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी है, उसके अलावा और सोचो प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, उसके अलावा बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये पैसा अगर मार्केट में जाएगा, कैपिटल मार्केट में, तो जाएगा कहां पर, ये तो बताओ, राइट। तो हमने कहा कि जब ये पैसा लिया जा रहा था ना, तो लेने से पहले पब्लिक को पहले शो किया जाएगा एक प्रोस्पेक्टस शो किया जाएगा, पब्लिक को बताया जाएगा कि पब्लिक जी हम जो ये पैसा है वो इन जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सपोज करो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ये पैसा जो है वो कहां जाने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करने में रेडी होंगी, इंटरेस्टेड होंगी, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब इन लोगों ने जो पैसा दिया है म्यूचुअल फंड हाउस को, वो क्यों दिया है कि ये पैसा कहां इन्वेस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। पर मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पर एएमसी ने सपोज फार्मा में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम के साथ हुआ, नहीं हुआ, राइट। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन देख रहा है,
ट्रस्टीज देख रहे हैं कि एएमसी जो है वो कैपिटल मार्केट में स्कीम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही पैसा इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। अब ये ट्रस्टी जो है ना, ये ट्रस्टी तो म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर ही है, राइट। पर इनके लिए जो स्कीम्स परफॉर्म की जाएंगी, रेगुलेट किया जाएगा, वो कौन किया जाएगा? कोई लीगल बॉडी होनी चाहिए, नहीं? डेफिनेटली होनी चाहिए। तो लीगल बॉडी इज बेसिकली सेबी, राइट। और सेबी ने एक एसोसिएशन बनाई हुई है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, ये इन सभी के सभी स्कीम को रेगुलेट करती है। तो जितने भी लीगल्स होते हैं, वो लोग सिर्फ रूल्स बनाते हैं, है ना। तो रूल्स को फॉलो करना तो म्यूचुअल फंड हाउस का काम होता है, राइट। अब ट्रस्टेस अपॉइंट किए गए हैं कि जो सेबी ने रेगुलेट किया, जो इन्होंने स्कीम बनाई हुई है, जो उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है, ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो इसके लिए वॉच कौन कर रहा है? ट्रस्टीज रूल्स नहीं बना रहे, ट्रस्टीज सिर्फ वॉच कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारा म्यूचुअल फंड हाउस एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं, सारे के सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। क्योंकि मैंने कहा ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। मैंने आपको दिखाऊंगा, एक म्यूचुअल फंड है एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, राइट। अब म्यूचुअल फंड में ये पूरी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ये पूरी एक ही म्यूचुअल फंड हाउस है, राइट। सो इसकी एक स्कीम है, दैट इज एक्सिस इक्विटी फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अंदाजा लगाओ कितना पैसा होगा इसके पास इस वाली स्कीम के अंदर, ऐसी कुछ भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द जस्ट सिंगल म्यूचुअल फंड। अंदाजा कुछ भी ऐसा 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। इट हैज अराउंड 6500 करोड़, 6500 करोड़ इन द सिंगल। मतलब यू कांट से कि ये छोटा मोटा काम है, इट्स द बिगेस्ट वर्क, राइट। तो डेफिनेटली जहां पर बड़ा काम होता है वहां पर डिफॉल्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें हर चीज को पहले से ही रेगुलेट करके चलना होगा, क्योंकि पैसा पब्लिक का है म्यूचुअल फंड हाउस के पास। तो म्यूचुअल फंड हाउस इसको पब्लिक को बताएगा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करना है या नहीं कर रहा, इसको पहले से ही रेगुलेट करके चलना होगा। यस, राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। तो ट्रस्टीज का क्या काम है? दे आर सेड टू बी वॉच डॉग, वॉचिंग, राइट, एंड नो डाउट आइडेंटिफाइंग द एरिया जहां पर कि लीगल लॉ के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। एएमसी का क्या काम है? इन्वेस्ट करना, टाइम टू टाइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। यहां पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। इनफैक्ट प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है पब्लिक को कि स्कीम बताई जाती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का भी नाम लिया जाता है, बताया जाता है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो इतने साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं, इस फील्ड के अंदर पहले से काम कर चुके हैं, ताकि पब्लिक जब इन्वेस्ट करे, जब पब्लिक म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दे तो किसी एक फेस वैल्यू के बेसिस पर दे। क्योंकि मशीन के अकॉर्डिंग तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो कोई पर्सन है जिसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उस पर्सन का नाम बताना होगा, उसका एक्सपीरियंस बताना होगा, उसकी क्वालिफिकेशन बतानी होगी, राइट। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो भी होगा उसको प्रोस्पेक्टस में पहले शो करना होगा। ये कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कैपिटल इन्वेस्ट करके वापस भी विड्रॉ भी करेंगे, राइट। और नो डाउट ये जो 100 करोड़ रुपीज पहले आ चुका, अच्छा उसके बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद शेयर्स हो गए, राइट। अब शेयर्स को संभाल के कौन रखेगा? एएमसी नहीं, कस्टडियन। भाई इन्होंने जो है एएमसी ने सपोज 1000 रिलायंस शेयर खरीद ले, 500 एचडीएफसी खरीदा, इन्होंने 200 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदा, 500 पंजाब नेशनल बैंक खरीदा, सपोज बैंकिंग वाला फंड है, राइट। अब बैंकिंग वाले फंड्स के अंदर इन्होंने शेयर्स खरीद तो लिए, पर खरीद कर रख के संभाल के कौन रखेगा? कस्टडियन। तो कस्टडियन के अंडर में ये सब कुछ रहेगा, राइट। तो इसके पास पहले 100 करोड़ था, उसके बाद क्या हो जाएंगे? इसके बाद 100 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स हो जाएंगे, राइट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एएमसी के पास शेयर्स नहीं है, वो बेच दे, शॉर्ट सेल करे? नहीं, शॉर्ट सेल नहीं कर सकता, राइट। तो शॉर्ट सेल समझ क्यों नहीं? देखो बड़ा सिंपल है, आप लोग कैपिटल मार्केट में दो तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो, या तो सस्ता खरीदो महंगा बेचो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो
सस्ता महंगा बेचो सस्ता खरीदो। पहले क्या बोला था मैंने आपको? सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब मैंने क्या बोला? महंगा बेचो सस्ता खरीदो। उल्टा पुल्टा हो गया। तो जब हम ये उल्टा पुल्टा करते हैं ना, पहले बेच देते हैं फिर बाद में खरीद लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल, राइट। तो क्या म्यूचुअल फंड हाउस शॉर्ट सेल कर सकता है? नहीं, क्योंकि शेयर्स उसके पास नहीं है। तो ये रेगुलेशंस हैं, मतलब रूल्स हैं जो कि हमारी म्यूचुअल फंड हाउस को फॉलो करने होते हैं। अच्छा, कस्टर्ड ने इनको संभाल के रखा और जब भी एएमसी ने कहा उनके एडवाइजिंग के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट में शेयर्स बेच दिए। उसके बाद कोई इन्वेस्टर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि यार मैंने आपको 10,000 रुपए दिए थे, अब बताओ कि अब 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई है, कैसे पता चलेगा? होता ये है, सोचो एक पर्सन जिसने इस वाले इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब 10,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर दिए, अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद हमारा ये पर्सन ये बोलता है कि भैया बताओ आपको जो पैसे दिए थे वो कितने बढ़ गए या कितने घट गए, राइट। तो क्या म्यूचुअल फंड हाउस हर 1 साल के बाद बताएगा इस पर्सन को कि कितना वैल्यू हो गई है? 1 साल के बाद डेफिनेटली बताएगा। अच्छा, 6 महीने के बाद बताएगा कि ये इन्वेस्टर अगर 6 महीने के बाद, पहले 6 महीने के बाद आ जाए और बोले कि मुझे बताओ कि मेरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, तो क्या बताएगा? यस। 1 महीने के बाद? यस। 1 वीक के बाद? यस। डेली बेसिस पर? यस। डेली के डेली ये बताया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसकी वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर कैसे, राइट। तो देखो ऐसे कि एक दिन में म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कितनी वैल्यू की? 100 करोड़। अब इस पैसों, सपोज करो अगले दिन म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ नहीं किया, पर फिर कैपिटल मार्केट तो रन हुई। जब कैपिटल मार्केट रन हुई तो जो शेयर्स इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने मार्केट में परचेज किए थे उनकी वैल्यूएशन या तो अप हो गई या तो डाउन हो गई। तो जो भी वैल्यू होगी उन सबको टोटल किया जाएगा, राइट। टोटल किया गया डे 2 को, टोटल किया गया डे 2 को। किस चीज को टोटल किया गया? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को टोटल किया गया। आपको होगा सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट में शेयर्स होते हैं? नहीं सर, मैंने आपको बोला है कैपिटल मार्केट। जब हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट तो कैपिटल मार्केट सिर्फ शेयर मार्केट से नहीं होता, कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर मार्केट तो होती ही है, इसके अलावा डिवेंचर्स, बॉन्ड्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो वो भी होते हैं, राइट। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उन सबको पहले टोटल किया गया। इसके अलावा हो सकता है कि सारा पैसा एएमसी ने इन्वेस्ट ना किया हो, राइट। हो सकता है कि कुछ पैसा अभी भी क्या रखा हो, कैश रखा हो या बैंक बैलेंस हो, तो वो भी ऐड कीजिए, क्योंकि जो भी फंड्स हैं वो किसके हैं? इन्वेस्टर के, राइट। और इसके अलावा ये हो सकता है कि कुछ करंट असेट्स हो, या हो सकता है कि कुछ करंट लायबिलिटीज हो, वो प्लस कीजिए, माइनस कीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड कर दीजिए मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपको कहा था कि स्टार्टिंग में जब ये इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, राइट, तो इस 10,000 रुपए को किसमें बांट दिया जाएगा? छोटी छोटी यूनिट्स में, राइट। और सबसे छोटी यूनिट कितनी होंगी? 10 रुपए की। इस 10 रुपए को हम बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू, राइट। और ये यूनिट्स आ गई, ये क्या आ गई? यूनिट्स। तो बच्चों ऐसे ही जो टोटल कुल पैसे इकट्ठे करके म्यूचुअल फंड हाउस के पास आए हैं वो कितने? 100 करोड़। इस 100 करोड़ को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, राइट। जब इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है तो ये क्या बन गया है? टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स। ये क्या बन गया है? टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स। तो डिवाइड कर दिया आपने और आपने कहा कि जो टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स जो कि म्यूचुअल फंड हाउस ने इशू की हैं वो कितनी है? 10 करोड़। और एक यूनिट की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू इन द बिगिनिंग कितनी थी? 10 रुपए की। 10 रुपए की 10 करोड़ की यूनिट्स, टोटल हो गया ना 100 करोड़। अब डे 2 को हमने वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकाला, हमने कैश भी ऐड कर दिया। अगर कोई करंट असेट्स है, असेट्स क्या हो सकता है? किसी को पैसा दिया है, अभी वापस लेना है, डेटर्स जिससे आप कहते हो, जनरली डेटर्स होता नहीं है। हाँ, करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, लाइक कोई रेंट अमाउंट हो, दैट इज रेंट ड्यू, तो ये क्या है? लायबिलिटी। मैंने कहा ये जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते होंगे, तो ये एक्सपेंसेस भी म्यूचुअल फंड हाउस किससे चार्ज करेगा? पब्लिक से, इन्वेस्टर से। तो इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कहां पर आ सकते हैं? तो वो माइनस कर देंगे, राइट।
इन सबको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स से, राइट। कुछ भी ले लो, मान लो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है 98 CR, कैश रखा हुआ है 2 करोड़, करंट असेट्स हैं 1 करोड़, करंट लायबिलिटीज कितनी है, सपोज नहीं है, राइट। टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स कितनी है 10 करोड़, वो तो पहले से इतनी है ना, कोई भी नई यूनिट्स इशू नहीं की, तो वो तो 10 करोड़ ही है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपके पास, यस प्लीज, 10.1। इसको हम क्या बोलेंगे, NAV, NAV ऑन द डे 2। डे 1 पर NAV कितनी थी 10 रुपीज, डे 2 पे कितनी है 10.1। और ये कैलकुलेशन कब की जाएंगी, एवरी डे, रोज की रोज, राइट। डेली के बेसिस पे ये कैलकुलेशन की जाएंगी। और पब्लिक को कैसा पता चलेगा कि NAV डेली बेसिस पे कितनी है, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा के देखो, आपको हर म्यूचुअल फंड हाउस की NAV वहां पर आपको मिल जाएगी, राइट। आपको नहीं सर न्यूज़पेपर के जमाने गए, है ना, ठीक है, आप अपने मोबाइल पर एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, राइट। जो भी म्यूचुअल फंड आप परचेज कर रहे हो उसका एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, राइट। डेली NAV चेक कर लो। आपको नहीं सर एप्लीकेशन ही चेक करना, मेरे फोन में मेमोरी नहीं है, इंटरनेट, moneycontrol.com, economicstimes.com, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इन जगह पर भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस की NAV कभी भी किसी भी दिन में चेक कर सकते हैं। और इनफैक्ट हर म्यूचुअल फंड हाउस का एक साइट है, उस साइट पर जाकर भी आप म्यूचुअल फंड्स की NAV चेक कर सकते हैं। अगर एक NAV, एक यूनिट की NAV पहले 10 थी और 10 वाली NAV क्या हो गई 10.1, तो उसका मतलब है कि इन्वेस्टर को कितना एक दिन में प्रॉफिट हो गया 0.10 पर यूनिट है, राइट। और अगर किसी इन्वेस्टर ने 50,000 यूनिट्स ली हुई हैं तो कितना प्रॉफिट हो गया उसको, 50,000 इंटू 0.1, 5,000 रुपए, राइट। तो जितने यूनिट परचेज की हुई है उस हिसाब से पैसा होगा। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए की वैल्यू इन्वेस्ट की थी, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे 2 उसकी जो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, इट विल बी 50,000 तो यूनिट है ना, राइट। और एक यूनिट की वैल्यू डे टू को है 10.1, तो जितने भी उसके टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट्स हैं उस नंबर्स ऑफ यूनिट्स को NAV से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50,000 इंटू 10.1, राइट। तो कितना आ जाता है 5,05,000 इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नाउ एक क्वेश्चन मन में आता है, राइट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कुछ यहां पर कंसिडर करें। एक मन में क्वेश्चन आते हैं कि सर शेयर्स में क्या होता है कि हम जब शेयर्स को परचेज करते हैं ना तो उसके बाद किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचकर हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, राइट। क्या यहां पर ऐसा हो सकता है, क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर 10,000 का यूनिट्स परचेज करें और उसके बाद जब हम बेचना चाहें तो किसी दूसरे को बेच दें? किसी दूसरे को बेचने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को बेचने की जरूरत नहीं है। आप इन यूनिट्स को इसी म्यूचुअल फंड हाउस को बेच सकते हो। आप कहोगे सर कैसे? सर बहुत सिंपल है, उनका एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, साइन कीजिए, नो डाउट आपके साइन मैच करने चाहिए, राइट। और जैसे ही आप इस फॉर्म को उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फिलअप करके सबमिट करते हैं, विद इन 3 डेज आपके अकाउंट के अंदर पैसा आपके पास ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो आपको इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि किसी दूसरे को बेचना है, आपको तो किस चीज में इंटरेस्ट है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो पैसा वापस मिल जाए। आपको कैसे ये कैसे देंगे? बड़ा सिंपल है, ये भी आपने इनको अप्लाई किया, राइट। अगर इन लोगों के पास कैश नहीं है तो इनके पास शेयर्स तो है ना, तो शेयर्स बेच देंगे। शेयर्स बेच देंगे, शेयर्स बेचने के बाद वापस कैश आ जाएगा, कैश आ जाएगा तो ट्रांसफर एजेंट का काम होगा कि आपको वापस कैश आ जाए। बट हाँ, जो मैं आपको 3 दिन बोले हैं वो 3 वर्किंग डेज होने चाहिए, राइट। जनरली हम लोग कहते हैं, मतलब जनरली म्यूचुअल फंड हाउस कहता है कि 1 वीक के अंदर आपके पास पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, पर 3 वर्किंग डे के अंदर ही पैसा अकाउंट में ट्रांसफर जनरली हो जाता है, राइट। या तो ECS के थ्रू अकाउंट में पैसा आ जाता है या चेक आ जाता है, जनरली कैश डीलिंग नहीं होती, ताकि जिस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, जिस अकाउंट से इन्वेस्ट किया है उसी के अकाउंट में ही पैसा है, ताकि ये डिफॉल्ट ना हो, मतलब किसी भी तरह से मिस ना हो पैसा, राइट। सो
इसमें तो आपको किसी दूसरे पर्सन को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी एनएवी चल रही होगी उस एनएवी पे आप इसको रिडीम कर सकते हो, राइट। बट हाँ, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें कुछ समय का लॉक इन पीरियड होता है। लाइक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ, जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या एटीसी का बेनिफिट मिलता है? एटीसी, इनकम टैक्स के एटीसी का बेनिफिट मिलता है? आंसर इज नो। कुछ म्यूचुअल फंड्स में मिलता है पर जनरल म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। आप कहोगे ये क्या बात हुई सर? कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हमने कैटेगराइज नाम दिया हुआ है, दैट इज ELSS, राइट। क्या बोला हुआ है? ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो जो ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स हैं, यहां पर अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, तो यहां पर आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपको एटीसी का बेनिफिट चाहिए, ELSS स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएंगे। मतलब 3 साल से पहले आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा कुछ NFOs होते हैं, न्यू फंड ऑफर्स, राइट। हमने कहा एक नया म्यूचुअल फंड हाउस फॉर्म हुआ है, नई स्कीम बना रहा है, नई स्कीम लॉन्च कर रहा है। आजकल जैसे रिलायंस का न्यू फंड ऑफर चल रहा है मार्केट के अंदर, तो न्यू फंड ऑफर अगर मार्केट में चल रहा है तो जनरली न्यू फंड ऑफर में भी कुछ लॉक इन लगाया जाता है, 1 साल 3 साल, राइट। तो अगर न्यू फंड हाउस ने भी अगर कुछ लॉक इन लगाया हुआ है तो वहां पर भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। अगर करेंगे तो यहां पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मतलब जैसे एफडी आप करते हैं, 2 साल के लिए एफडी करते हैं और 6 महीने के बाद विड्रॉ करने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी होगी। तो ऐसा ही म्यूचुअल फंड हाउस में भी होता है कि अगर लॉक इन पीरियड है और आपने विड्रॉ करने के बारे में बात कर रहे हो तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी होती है, राइट। तो आप कहोगे सर अच्छा ELSS के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो बाकी म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर क्या मिलता है? रिटर्न। यहां भी रिटर्न मिलता है, बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एटीसी की जो टैक्स लिमिट है वो तो सिर्फ 1,50,000 की है ना। उसके अलावा भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर अगर 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकें, क्योंकि ELSS के अंदर तो विड्रॉ कर नहीं सकते। तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ऐसी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पर कि जब मर्जी विड्रॉ हो सके। तो ELSS में तो विड्रॉ नहीं हो सकता, तो म्यूचुअल फंड में बाकी जगह पर आप जब मर्जी अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जब मर्जी मतलब आज इन्वेस्ट किया, क्या कल विड्रॉ कर लेंगे? यस, कर सकते हैं। आज इन्वेस्ट किया, 1 महीने के बाद विड्रॉ कर लेंगे? यस सर, कर सकते हैं। बिकॉज हाँ, लॉक इन पीरियड नहीं है तो वही बात हो रही है। अगर लॉक इन पीरियड है तब तो हम लोग विड्रॉ कर ही नहीं सकते। आई थिंक क्लियर। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हमारे म्यूचुअल फंड्स कई टाइप के होते हैं या एक ही टाइप के होता है? क्या स्कीम्स डिफरेंट होती हैं? यस सर, स्कीम्स डिफरेंट होती हैं, राइट। अब हमारे म्यूचुअल फंड हाउस की क्या क्या स्कीम्स हैं इस बारे में हम आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ मन में सवाल। हाँ जी, सर हमने जो आपने स्टार्टिंग में बोला था दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका क्या मतलब हुआ? डेफिनेटली हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इससे रिलेटेड जो हमने किया है उसके रिलेटेड। सर जो एक क्वेश्चन है सर, जैसे जो आप बोल रहे हो आपने एनएवी का फॉर्मूला लगाया था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस कैश प्लस करंट। तो सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दैट पर्टेन टू म्यूचुअल फंड, जो कि म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट ऑब्वियसली ही सेज कि सर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज कौन सा होगा? क्या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली हम जब बात म्यूचुअल फंड हाउस की एनएवी को फाइंड करने की कर रहे हैं तो ये करंट एसेट्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा, करंट लायबिलिटी भी म्यूचुअल फंड हाउस, बल्कि मैं कहूंगा कि इस स्कीम से रिलेटेड होगा, है ना। जिस स्कीम के लिए बात कर रहे हैं उस स्कीम से। एक म्यूचुअल फंड हाउस में क्या एक ही स्कीम होती है? नहीं। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड इंडिया में है, दैट इज HDFC। नंबर 2 ICICI। तो क्या HDFC के अंदर सिर्फ एक ही स्कीम में म्यूचुअल फंड फॉर्म किया गया? नहीं, बहुत सारी कैटेगरी है। मैंने कहा ना बहुत सारी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। इनफैक्ट एक ही इक्विटी लिंक वाले में भी बड़ी सारी टाइप्स हैं। लाइक मैंने आपको कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कहां पर होगी ये बताओ ना? बैंकिंग में होगी, फार्मा होगी, या फिर किसी इंफ्रा में होगी, या किसी तीसरे चौथे पांचवें सेक्टर में होगी, या इनके किसी कॉम्बिनेशन में होगी, राइट। तो स्कीम्स बहुत सारी बन सकती हैं। तो हमने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउस जो है एक ही है, HDFC का ही है,
बट HDFC का जो म्यूचुअल फंड है उसकी स्कीम्स कई सारी हैं। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो किस रिलेटेड बात कर रहे हैं, उस स्कीम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हाँ देखो, नो गुड, शी सेज कि सर हमें तो अपने रिटर्न समझने हैं, HDFC कब कहीं भी इन्वेस्ट करे, मतलब है अच्छा जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट से वापस आएगा तो क्या हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा? अगर लॉस होगा तो कौन बेयर करेगा? यस, इन्वेस्टर। आपको सर ये कैसी बात हो गई? सर ये दिस इज द रिस्क। अगर आपको 15% 16% कमाना है, 20% कमाना है, मतलब रिटर्न आपको क्या चाहिए? ज्यादा। अगर रिस्क रिटर्न ज्यादा चाहिए तो रिस्क क्या ज्यादा नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। पर आपको कहोगे सर किस टाइप का रिस्क होगा? दैट इज द रिस्क ऑफ द मार्केट। मार्केट मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो इन म्यूचुअल फंड हाउस की भी रिटर्न डाउन जाएगी। यही हम लोग आपके साथ बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में, राइट। डेफिनेटली शी सेज कि इनडायरेक्टली तो हम लोग शेयर्स और डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हम इनडायरेक्टली शेयर्स कैपिटल मार्केट में, जो कैपिटल मार्केट हम बोल रहे हैं तो कैपिटल मार्केट का मतलब भी क्या हुआ? शेयर्स डिवेंचर्स। इनडायरेक्टली हम लोग म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं और ये लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट सर अब फर्क क्या है कि अब हम डेली के अप एंड डाउन की टेंशन से फ्री हो गए हैं। अब बेनिफिट क्या है कि अब हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प ले पा रहे हैं। तो सोचो 500 रुपए इन्वेस्ट करके आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रखा हुआ है, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रखा हुआ है जिसकी सैलरी लाखों में है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सर्विसेज ले रहे हो और आप अपने 10,000 को इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपके रिटर्न ज्यादा मिले, राइट। पर इसके लिए आप अपने आप से शेयर मार्केट में नहीं जा रहे। इनफैक्ट आप 90% का हिस्सा होना नहीं चाहते। आप लोग चाहते हैं कि अगर मार्केट अप हो तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट ही हो, उस सिचुएशन में हमें लॉस ना हो। तो आप जो है कैपिटल मार्केट से प्रॉफिट इसलिए लेना चाहते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री वाला है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन लोगों ने आगे इन्वेस्ट किया, अगर 1 लाख रुपए आपने दिए हैं तो इन लोगों ने 1 लाख रुपए को एक कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्या हो गया? डाइवर्सिफाई। और साथ ही साथ आपके इमोशंस भी नहीं है। दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द फंडामेंटल बेसिस, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द टेक्निकल बेसिस, राइट। जिस तरह की स्कीम है तो यहां पर इमोशंस खत्म हो गए हैं। तो आपने जो है मार्केट टारगेट्स नहीं देखे हैं, राइट। सो दे आर वॉचिंग ऑल दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस। आई थिंक कॉपी करेंगे, यस, आगे बढ़ेंगे फिर।